वेलकम अगेन। माय नेम इज़ मोहम्मद शकील पठान और आज हम लोग एसएससी जेईई 2015 मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स से 30% वेटेज रहता ही है, इसीलिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसीलिए इस सब्जेक्ट का मैं पूरा का पूरा जितने भी ईयर में क्वेश्चन आए हैं 2013 से लेके 2019 तक उन सबको सॉल्व करा रहा हूँ इस सीरीज़ में। ओके, जिससे कि आपको कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका आइडिया हो जाए। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, क्योंकि मैं इसके साइड में सब्जेक्ट भी पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो जिसको जो टॉपिक में प्रॉब्लम है उस सीरीज़ में जाके वो कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डिटेल में सब्जेक्ट को भी समझाऊंगा या टॉपिक को समझाऊंगा और उसके साथ उससे आने वाले क्वेश्चंस को भी मैं समझा रहा हूँ। ओके, सो कम टू दिस पेपर नाउ। सो इस पेपर में जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज अ क्वेश्चन, ए आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आइडियल फ्लो हो या कोई भी फ्लो हो, फ्लूइड हो, आपको फ्लूइड से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आइडियल फ्लूइड बोला, कोई भी फ्लूइड हो, कंटिन्यूटी इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। व्हाई? बिकॉज कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल। और अगर फ्लो होता है तो मास कंजर्वेशन हमेशा लगेगा। इनलेट मास शुड बी इक्वल टू आउटलेट मास। मास नेवर बी डिस्ट्रॉयड, नेवर बी क्रिएटेड। दैट इज़ अ मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है और ये बहुत पुराना प्रिंसिपल है। इसलिए कोई भी लिक्विड दे, चाहे आपको आइडियल फ्लूइड दे या फिर न्यूटोनियन फ्लूइड बोले या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोले, आपको हमेशा अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन दे रखा है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना है। दैट मीन्स द फ्लूइड फ्लो ऑलवेज फॉलोज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसलिए आंसर यहाँ पर आएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। Question number second, if the W is the specific weight of the liquid and H is the depth of any point from the surface, then the intensity at that point will be। देखिए आपको सबको पता है कि प्रेशर ये होता है गेज प्रेशर। अगर H हाइट है तो कितना होगा, रो जी H होगा। रो जी को हम स्पेसिफिक वेट बोलते हैं तो W इंटू H भी कहा जा सकता है। तो उस पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो W इंटू H होगी, इसलिए आंसर नंबर बी आएगा। उसके बाद आता है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड। देखिए सब लोग जानते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। और न्यूटन्स लॉ का क्या होता है, न्यूटन्स लॉ होता है शेयर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू डी बाय डी वाई। ओके, और यहाँ पर म्यू क्या होता है, कांस्टेंट जो इस कर्व का स्लोप होता है। और अगर इस कर्व को देखें, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस को अगर वाई एक्सिस माने और एक्स को डी यू बाई डी वाई को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें तो ये एक y इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास होती है। और ये स्ट्रेट लाइन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर म्यू कांस्टेंट है, इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, एक लाइन होगा। ओके, यही न्यूटोनियन फ्लूइड का डेफिनेशन भी है कि न्यूटोनियन फ्लूइड में शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बीच में जो कर्व आता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। नाउ कम टू नंबर 4, when vertical wall is subjected to pressure due to liquid on both sides, the resultant pressure is the of the two pressure। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेशर कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करे। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा वो इन दोनों के समेशन के बराबर होगा, ना कि डिफरेंस के। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स, तो फोर्स जो होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है, क्योंकि फोर्स जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पर लगने वाले फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन ये है और इसका अपोजिट है तो दोनों का डिफरेंस हो जाता और दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। बट इसने यहाँ पर क्वेश्चन में प्रेशर की बात की है, इसलिए आंसर क्या आएगा, इट विल बी द समेशन। सर दैट्स वाई इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डिफरेंस लगा के इस क्वेश्चन को गलत करके बैठेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। So in the question number 5, क्वेश्चन दे रखा है आपको, a flow in which each liquid particle has a defined path and the path of individual particle do not cross each other is called। ऐसा फ्लो क्या कहलाएगा। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि देखिए माय डियर फ्रेंड, पहली बात तो स्ट्रीम लाइन फ्लो या स्ट्रीम फ्लो कहीं से भी नहीं लग रहा। इसका आंसर यूनिफॉर्म फ्लो है, लेकिन कैसे उसको मैं बहुत ब्यूटीफुली आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कि सपोज पहली बात तो क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। यूनिफॉर्म फ्लो वो फ्लो होता है जब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हर जगह वेलोसिटी और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर सेम रहती है तो उस तरह के फ्लो को हम यूनिफॉर्म कहते हैं।
इसका मतलब अगर हर जगह यूनिफॉर्मिटी रहती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जब वेलोसिटी की वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तब भी अगर फ्लो आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सपोज कोई फ्लो ऐसा हो रहा है, सपोज कोई फ्लो ऐसा हो रहा है, ऐसे फ्लो का मतलब भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे है लेकिन कुछ पोजीशन में जाके वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है वो चेंज हो गई है, तो ये फ्लो भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब सपोज ऐसे नदी है घूम फिर के जा रही है तो ये फ्लो भी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों हर क्रॉस सेक्शन पे क्या रहनी चाहिए, सेम एट पर्टिकुलर टाइम, एट पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब अगर मान लीजिए ऐसा कोई फ्लो होता है जहां पर each liquid particle has defined path and the path of individual particle do not cross either, अगर ऐसा कोई फ्लो होता है जहां पर एक पार्टिकल का पाथ दूसरा पार्टिकल क्रॉस करता है तो सपोज होगा क्या कि यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन पे देखा जाए तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, लेकिन इस क्रॉस सेक्शन पे देखा जाएगा इस पॉइंट पर तो वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो फ्लो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। जब अगर यहाँ पर दो लाइन क्रॉस कर जाएगी तो ये फ्लो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो जब यूनिफॉर्म फ्लो होता है तभी ईच पार्टिकल हैज डिफाइंड पाथ बिल्कुल डिफाइन होता है, बेसिकली वो पैरेलल होता है, और इंडिविजुअल पार्टिकल डू नॉट क्रॉस ईच अदर स्क्वाड, और इंडिविजुअल पार्टिकल कभी भी एक दूसरे का पाथ क्रॉस नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने पर उस सेम पॉइंट पर दो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, और जब एक पॉइंट पर दो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई तो फिर वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन वेरी कर जाएगा और फ्लो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, इसलिए आंसर यहाँ पर आएगा बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, अ फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ, सब लोग जानते हैं कि इन विस्कस एंड नॉन इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज नोन एज आइडियल फ्लो। मैंने आइडियल फ्लूइड इज नोन एज आइडियल फ्लूइड इज अ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। एक फ्लूइड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है दैट मींस द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, और जिसकी विस्कोसिटी 0 रहती है इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। तो इनकम्प्रेसिबल एंड इनविस्कस फ्लो इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। नाउ come to the question number 7, Newton's law of viscosity is the relation between the, सब लोग जानते हैं shear stress and rate of shear strain is the relation of shear stress and rate of shear strain, इसलिए आंसर यहाँ पर आएगा B। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, मैंने बताया था shear stress का जो फॉर्मूला था टो इक्वल टू म्यू डी बाई डी बाई, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, इज नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, द कोएफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ ओरिफिस वेरीज विद, याद रखिएगा रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड करता है ये, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर पे फ्रिक्शन लॉस डिपेंड करता है, और जो CD होता है वो फ्रिक्शन लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए ही दिया जाता है, इसलिए ये रेनॉल्ड नंबर पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर से ही फ्रिक्शन लॉसेस वेरी करते हैं। रेनॉल्ड नंबर बढ़ता है घटता है, उससे फ्रिक्शन फैक्टर चेंज होता है, फ्रिक्शन फैक्टर चेंज से फ्रिक्शन लॉसेस चेंज होते हैं, और उस लॉसेस को ओवरकम करने के लिए ही हम उस लॉसेस को कैलकुलेशन में ओवरकम करने के लिए ही हम CD डिटरमाइन करते हैं, इसलिए रेनॉल्ड नंबर पे ही कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेरी करता है। जब हम लोग ओरिफिस मीटर पढ़ेंगे रिवीजन क्लास में, मैं 3 कंडीशन लिखाऊंगा जिसपे ओरिफिस मीटर का डिस्चार्ज वेरी करता है, उसमें से एक कंडीशन में रेनॉल्ड नंबर आता है, तो प्लीज फॉलो दैट लेक्चर ऑल्सो अगर आपको नहीं बताता हूं। Now come to the next question, question number 9. The manometer a better liquid combination is one having. देखिए मैनोमीटर के अंदर लिक्विड क्या होता है, एक ट्यूब में भरा जाता है, और अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी तो कैपिलरी राइज की हाइट ज़्यादा होगी, और कैपिलरी राइज का फिनोमेना डोमिनेट करेगा, क्योंकि कैपिलरी राइज की हाइट का अगर फॉर्मूला आपको पता हो 4 सिग्मा कॉस थीटा रो GD, तो यहाँ पर सिग्मा क्या होता है, सरफेस टेंशन। जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ही ज़्यादा कैपिलरी राइज की हाइट डोमिनेट करेगा या कैपिलरिटी का एक्शन डोमिनेट करेगा, तो लोअर सरफेस टेंशन वाला मैनोमेट्रिक फ्लूइड ही हम प्रीफर करते हैं, तो आंसर यहाँ पर ए आ जाएगा। कई बच्चे इसको गलत लगाएंगे, आई नो दैट, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दैट the capillary rise the phenomena depend on surface tension value. If we have more surface tension value then we have more capillary rise phenomena, that's why the answer is A। इसलिए मैं इसको लेक्चर में कवर करने वाला हूँ अपने रिवीजन लेक्चर में, तो प्लीज फॉलो दैट लेक्चर ऑल्सो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइक्रोमैनोमीटर विद इंक्लाइन ट्यूब इज कॉल्ड। देखिए सबसे पहली बात तो माइक्रोमैनोमीटर का काम क्या होता है, बहुत स्मॉलेस्ट प्रेशर को मेजर करना। उसके बाद अगर आप उसको इंक्लाइन ट्यूब और बना दोगे तो बहुत ही सेंसिटिव हो जाएगा वो फॉर स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज, तो इसको हम सेंसिटिव मैनोमीटर कहते हैं।
और याद होगा आपको इंक्लाइंड ट्यूब की यहाँ पर सेंसिटिविटी कई बार क्वेश्चन में आती है, तो याद रखिएगा इंक्लाइंड मैनोमीटर की जो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/sin थीटा। थीटा क्या होता है, सपोज ये इंक्लाइंड ट्यूब है तो उसका जो एंगल होता है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं थीटा। 1/sin थीटा इज अ सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइंड मैनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइंड मैनोमीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। देखिए 3 मीटर है जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक तो आपको रोटामीटर मैंने बोला था डिस्चार्ज मेजर करने के काम आता है, एक हॉट वायर एनोमीटर जो कि वेलोसिटी मेजर करने के काम आता है गैस में, और एक होता है आपका हाइड्रोमीटर जो कि आपको रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पर बताता है, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड बताता है, इसलिए आंसर यहाँ पर आएगा बी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। Now continuity equation for compressible fluid is very important. 90% बच्चे यहाँ पर इसको आंसर लगा देंगे। ये बेटा कंटिन्यूटी इक्वेशन है बट फॉर इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो होते हैं जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, और जब डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो डेंसिटी आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए फॉर्मूला ये वाला बन जाता है A1V1 = A2V2। लेकिन अगर यहाँ पर कंप्रेसिबल फ्लूइड दे रखा है तो फिर आंसर यहाँ पर भी आएगा। माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन बेटा, 99% बच्चे इसमें गलती करेंगे, सो द आंसर इज बी। तो याद रखिएगा फॉर कंप्रेसिबल फ्लो द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज दिस, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज दिस, A1V1 = A2V2। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बर्नौली इक्वेशन का फॉर्मूला पूछा है, सब लोग जानते हैं P/ω + V²/2G + Z = कांस्टेंट, इसे प्रेशर हेड बोलेंगे, इसे काइनेटिक एनर्जी हेड, इसे डेटम हेड बोलेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरोमीटर इज कंपैरिजन टू कन्वर्जेंट पोर्शन इज। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम वेंचुरोमीटर की बात करते हैं तो उसके कन्वर्जन सेक्शन का लेंथ कम होगा एज कंपेयर टू डाइवर्जन सेक्शन। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कन्वर्जन सेक्शन में आपको याद होगा कि यहाँ पर प्रेशर हाई होगा, यहाँ पर प्रेशर लो होगा, फिर जैसे ही एरिया बढ़ेगा तो वापस से प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन पे जाएं तो A1V1 = कांस्टेंट होता है अगर हम फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल मान रहे हैं, और लिक्विड हमेशा इनकम्प्रेसिबल जैसे ट्रीट होते हैं। तो जब एरिया कम होता है तो वेलोसिटी राइज होगी, और बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, P/ω + V²/2G = कांस्टेंट। तो जहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी वहाँ पर प्रेशर घटेगा। तो क्या मैं बोलूँ, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करूँ कि एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। दैट मीन्स एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pressure. If the pressure will decrease then area also decrease according to continuity equation and Bernoulli equation. Understand? So देखिए यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया कम है यहाँ का प्रेशर कम है, फिर वापस से एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो होता क्या है, इस वाले सेक्शन में तो फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, और जब फ्लो हाई से लो होगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब फ्लो लो से हाई प्रेशर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये प्रेशर कम होगा ये ज़्यादा होगा, तो जो पार्टिकल इस सरफेस से चिपके हुए हैं उनके पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। जब इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, वापस इसी तरह पीछे आने लगेंगे, बैक फ्लो होने लगेगा। जैसे सपोज आप गाड़ी चलाने लगे और अगर आपका रैम बहुत ही ज़्यादा स्लोपी है, मतलब इस तरह से स्टीप है, तो आप गाड़ी के साथ पीछे आ जाएंगे, आप रैम को चढ़ा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वही रैम थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा होता, सेम हाइट होती, हाइट अभी भी सेम ही है, लेंथ में ज़्यादा होता तो आप इजीली गाड़ी को चढ़ा लेते हैं। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर वही रैम स्टीप होगा तो आप पीछे आ जाएंगे। इसी तरह से अगर प्रेशर राइज सडन होगा तो फ्लूइड के पार्टिकल जो है वो बैक फ्लो करने लगते हैं, यहाँ पर फ्लो सेपरेशन होने लगता है, इसको फ्लो सेपरेशन का फिनोमेना बोलते हैं। लेकिन यही प्रेशर राइज अगर ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा, तो उस फ्लो सेपरेशन के फिनोमेना को अवॉइड किया जा सकता है। इसीलिए जब हम वेंचुरोमीटर की बात करते हैं तो उसका जो डाइवर्जेंस सेक्शन है वो कन्वर्जन सेक्शन से लंबा होता है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, ये देखते हैं, द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरोमीटर इन कंपैरिजन टू कन्वर्जन सेक्शन पोर्शन इज मोर।
मोर, तो आंसर क्या आएगा बी। ज़्यादा होता है तो आंसर क्या आएगा बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑरिफिस मीटर यूज फॉर मेजरमेंट, सब लोग जानते हैं रेट ऑफ फ्लो को ऑरिफिस मीटर में यूज मेजर करता है। वेंचुरीमीटर भी रेट ऑफ फ्लो को ही मेजर करता है, दैट इज नोन एज डिस्चार्ज। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वेंचुरीमीटर इंक्लाइंड देन फॉर अ गिवन फ्लो इट विल शोन। देखिए अगर आप वेंचुरीमीटर को इंक्लाइन करेंगे, सीधा करेंगे या टेढ़ा करेंगे, उसके रेट ऑफ फ्लो के मेजरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेंचुरीमीटर को बनाई ऐसा जाता है क्योंकि पाइपलाइन कभी सीधी भी हो सकती है, कभी इंक्लाइन भी हो सकती है, कभी वर्टिकल भी हो सकती है, बट रीडिंग में वहाँ पर चेंज नहीं आना चाहिए। इसलिए वेंचुरीमीटर की रीडिंग में यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए रीडिंग यहाँ पर हमेशा सेम रहने वाली है, चाहे पाइप का इंक्लिनेशन क्या भी हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, मैनोमीटर यूज टू मेजर। सब लोग जानते हैं मैनोमीटर क्या होते हैं, इट इज यूज टू मेजर प्रेशर, इसलिए आंसर इज बी। बाकी बहुत सारे ऑप्शन बिल्कुल ही सिंपल ऑप्शन है, तो डायरेक्टली आंसर यहाँ पर बी आ जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ वॉल इन अ पाइप द फ्लो इज। ऑब्वियस सी बात है, जब सडनली आप ओपन करोगे वॉल को तो फ्लो बहुत तेजी से रश करेगा, जिसकी वजह से फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म तो कतई नहीं हो सकता, स्टडी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी सडनली इंक्रीज होगी तो ये फ्लो क्या होगा, अनस्टडी होगा। उसके नाम बाद है फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स। ये नंबर्स की वैल्यू आपको याद रखनी है, फ्रॉड नंबर, मैक नंबर, आइलर नंबर, रेनॉल्ड नंबर, ये सारे के सारे, वेबर नंबर, सारे के सारे वैल्यू आपको याद रखनी है, कौन सा नंबर किसका रेशियो होता है। तो इनर्शिया फोर्स तो सब में होता है, ऊपर नीचे क्या होता है, तो फ्रॉड नंबर में ग्रेविटी फोर्स होता है, इसलिए आंसर यहाँ पर ए आ जाएगा। फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। ओके, इसी तरह मेक नंबर। सो ये अलग अलग तरह के फोर्स हैं जिनका रेशियो आपको देखना है। ओके, ये आपको याद रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एनी चेंज इन लोड इज एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग फॉलोइंग पैरामीटर। देखिए अगर हमारे पास लोड वेरी होता है टरबाइन में, जो कि हो सकता है कई बार इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हमें इतना ऊपर या नीचे होता रहता है, ओके, तो फिर हम लोग कौन से ऐसा पैरामीटर है जिसको एडजस्ट करते हैं, तो वो होता है डिस्चार्ज। क्योंकि पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है ओवरऑल एफिशिएंसी WQH। W स्पेसिफिक वेट है, H जो होता है नेट हेड, इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक बार आपने डैम बना दी तो उसका हेड तो चेंज होने वाला नहीं। ओवरऑल एफिशिएंसी भी ऑलमोस्ट फिक्स होती है, तो जो वैल्यू है वो डिस्चार्ज है, जिसको हम वेरी करके पावर आउटपुट या पावर एट शाफ्ट हम लोग वेरी कर सकते हैं। और इसको वेरी करने के लिए हम लोग गेट बनाते हैं टरबाइन में, ये आपको पता होगा। इसलिए आंसर क्या है यहाँ पर, फ्लो। ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसको चेंज करके आप लोड को एडजस्ट कर सकते हैं, वो है फ्लो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कैप्लन टरबाइन। सभी लोग जानते हैं कैप्लन टरबाइन वर्क ऑन लो हेड, इट वर्क ऑन लो हेड। तो ऑप्शन देखते हैं, इज यूज फॉर वेयर हाई हेड इज अवेलेबल, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। हैज़ पुअर पार्ट लोड एफिशिएंसी, नो, इट हैज़ हाईएस्ट पार्ट लोड एफिशिएंसी। हैज़ इनलेट एडजस्टेबल गाइड ब्लेड एंड एडजस्टेबल रनर ब्लेड। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका स्पेसिफिकेशन होता है वो ये होता है कि इसकी रनर ब्लेड, जो इसके पंखे की ब्लेड्स है, उसको हम रोटेट कर सकते हैं। इसी की वजह से ये लो हेड पे भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और पार्ट लोड पे भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो आंसर यहाँ पर जो आएगा दैट इज़ डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, द स्पीड ऑफ एन इमेजिनरी टर्बाइन आइडेंटिकल विद गिवन टर्बाइन विच विल डेवलप यूनिट पावर अंडर यूनिट हेड। सब लोग जानते हैं डेवलप यूनिट पावर अंडर यूनिट हेड इज नोन एज स्पेसिफिक स्पीड विच इज़ द बिगेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द टर्बाइन। तो आंसर यहाँ पर आएगा नॉर्मल स्पीड नो, अब नॉर्मल स्पीड नो, यूनिट स्पीड नो, स्पेसिफिक स्पीड, दिस इज द आंसर। Now come to the next question, question number 23, in centrifugal pump casing the flow of water leaving the impeller। जब सेंट्रीफ्यूगल पंप से वाटर निकलेगा तो बहुत तेज़ी से हमने घुमाया होगा और इसी वजह से वो रोटरी मोशन में भी होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा फोर्स वर्टेक्स मोशन में ये निकलेगा, तो ये फोर्स वर्टेक्स मोशन करता रहेगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मैक्सिमम व्हेन इट्स ब्लेड आर्म। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी तब मैक्सिमम आती है जब ब्लेड जो है वो बैकवर्ड होती है, तो बैकवर्ड कर्व ब्लेड पर एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, फॉरवर्ड कर्व ब्लेड पर पावर मैक्सिमम होती है, बट इसका ऑपरेटिंग रेंज बहुत कम होता है, इसलिए कभी भी हम फॉरवर्ड कर्व ब्लेड यूज़ नहीं करते, चाहे कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप हो या कोई भी चीज़ हो, तो हम फॉरवर्ड कर्व ब्लेड यूज़ नहीं करते। टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, सब लोग जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन कहाँ होता है, इनलेट पर, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के इनलेट पर क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए पानी का लेवल यहाँ पर, तो ये जो सक्शन पाइप होता है यहाँ से पानी को शक करता है, तो जब तक यहाँ पर हमारा पानी पहुँचता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी काफ़ी कम हो जाता है, मतलब वैक्यूम प्रेशर बन जाता है।
और वो प्रेशर जब वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो यहाँ पर कैविटी बबल बनना स्टार्ट होते हैं, और वो जब पंप की इनलेट या पंप की ब्लेड्स पर जाते हैं तो वो ब्लास्ट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत हाई इम्पैक्ट फोर्स जनरेट होता है। इस फिनोमेना को हम कैविटेशन कहते हैं। और ये कैविटी बबल तब बनते हैं जब प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द पंप इज़ लेस देन द वेपर प्रेशर। इसलिए अगर इनलेट ऑफ द पंप पे प्रेशर हाई होगा तो कैविटी बबल बनेंगे नहीं, और अगर कैविटी बबल बनेंगे नहीं तो कैविटेशन नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पर सी आएगा। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 26। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आपको ये लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कई बच्चे कई टीचर इसको गलत करने वाले हैं, आई एम डैम श्योर। कई आंसर की में भी इसको गलत दे रखा होगा, आई एम डैम श्योर, बिकॉज डायरेक्टली FL_2GD कर देंगे। देखिए, हेड लॉस का फॉर्मूला आता है 4FLV²/2GD। ओके, हेड लॉस का फॉर्मूला। और जब एनर्जी को हेड के टर्म में बोलते हो, इसका मतलब आप बोल रहे हो एनर्जी पर यूनिट वेट। एनर्जी पर यूनिट वेट ही हेड के टर्म में होती है। अब वेट में क्या क्या होता है, देखिए, वेट का मतलब होता है m×g। इसका मतलब ये जो टर्म है 4FLV²/2GD, ये एनर्जी पर यूनिट वेट है। ओके, ये एनर्जी पर यूनिट वेट है। अब आपको क्वेश्चन में एनर्जी पर यूनिट वेट नहीं दिया, यहाँ पर वॉल्यूम दिया है। यहीं पर कहानी ख़त्म हो गई है। यहीं पर कहानी बहुत इंपॉर्टेंट मोड आता है इसमें कि देखिए, वेट को mg लिखते हैं। अब mg मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी भी इसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपको इसका मतलब कुल मिला के एनर्जी डेंसिटी वॉल्यूम जी का फॉर्मूला है FLV²/2GD। बट आपको क्वेश्चन में पूछा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसके लिए रो इंटू जी को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप रो इंटू जी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा जी से जी कट जाएगा, रो इधर आएगा, तो आप यहाँ पर देखिए रो ऊपर आ जाएगा आपका। तो एनर्जी पर यूनिट वेट का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर वो हो जाएगा 4F यहाँ पर L/2, तो L/D तो एज इट इज़ है, रो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ρV²/2। तो यहाँ पर आंसर ए नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आंसर डी आएगा। इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कई आंसर की मैं इसको गलत दे रखा होगा, तो जहाँ गलत है आप इसको सही कर लीजिए, क्योंकि मैंने ड्राइव करके बताया। तो यहाँ पर ये मकसद भी था इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का, जिससे आपको अगर कहीं गलत दे रखा आंसर की में तो आप सोल्यूशन के साथ समझ जाइए कि उसका आंसर करेक्ट क्या है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटासेंट्रिक हाइट। सो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है, मेटासेंट्रिक हाइट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। देखिए, अगर आपको पता होगा कि अगर हम बहुत ही स्मॉल डिफ्लेक्शन दें तो हमारे पास 3 पॉइंट डिफाइन होते हैं। एक होता है आपका ग्रेविटी सेंटर, दैट इज इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है मेटा सेंटर और एक होता है बॉयंसी सेंटर। तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन ग्रेविटी सेंटर और मेटा सेंटर को हम क्या बोलते हैं, GM बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। अगर GM पॉजिटिव होता है तो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, नेगेटिव तो अनस्टेबल, और GM 0 तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। तो यहाँ पर डायरेक्टली पूछा है कि मेटासेंट्रिक हाइट किसे कहते हैं। तो मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड जी। तो आंसर यहाँ पर बी आ गया आपका। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड। अगर किसी बॉडी को पानी में डुबाया जाता है, ओके, और जितना वॉल्यूम इमर्ज है उस इमर्ज वॉल्यूम का सेंटर, ये जो पानी में डूबा उसका सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी सेंटर, या फिर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, उस वॉल्यूम का सेंटर क्या कहा जाता है, बॉयंसी सेंटर। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। द रेशियो ऑफ एक्चुअल मेजर हेड टू द इम्पार्टेड टू द फ्लूइड बाय इम्पीलर फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। बेसिकली एफिशिएंसी की बात कर रहा है, और एक्चुअल हेड अपॉन हेड इम्पार्टेड बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप का रेशियो को हम मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं, इसलिए आंसर यहाँ पर आएगा सी। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एसएससी जेईई पेपर 2015 से 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, बहुत हाईएस्ट वेटेज आता है। हर साल 30% क्वेश्चन केवल फ्लूइड मैकेनिक्स से आते हैं, जो कि बहुत हाई वेटेज है। तो विदाउट फ्लूइड मैकेनिक्स के एसएससी जेईई निकालना इम्पॉसिबल है, ओके। इसीलिए हम इस पेपर को कंप्लीट करा रहे हैं, जिससे आपको वेटेज का भी अंदाजा हो जाए और उन टॉपिक का अंदाजा हो जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।